हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के जो सेकंड पेपर है। तो इस सेकंड पेपर की जो हमने ये नोट्स बनाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और ये जो है जो एग्ज़ाम प्लानर है और जो इजी नोट्स है उसके जो एरर्स हैं, यानी कि उन एरर्स को जो क्वेश्चन गलत हैं उनके मैंने कुछ फैक्ट निकाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो आप ज़रा इन फैक्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से इनको रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि जो उसमें गलतियां हुई हैं इजी नोट्स और एग्ज़ाम प्लानर में, तो यहाँ पर मैंने उनको सही सही जो है उनके बारे में फैक्चुअल जो है बात की है। तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखना, ताकि आपका जो स्कोर हो बहुत अच्छा हो। जो उसमें गलतियां हुई हैं, यानी जो गलत दिए हुए हैं क्वेश्चंस, वो यहाँ पर हमने सही रूप में लिखा है और उनका डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा हैंड रिटन नोट्स कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का चैप्टर फर्स्ट है पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति, अवधारणा तथा मूल प्रछन्न पाठ्यक्रम। तो ये दिया है सेकंड पेपर कानपुर विश्वविद्यालय बीएड सेकंड ईयर का। तो आइए फैक्ट देखते हैं। कुछ फैक्ट दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी को किस आधार पर शिक्षा देता है। किस आधार पर शिक्षा देता है? तो पाठ्यक्रम के आधार पर। किस आधार पर देता है शिक्षक? पाठ्यक्रम के आधार पर। तो ये इसका फैक्ट सही हो जाएगा। अगर उसमें इजी नोट्स या एग्जाम प्लानर में जो भी गलतियां हैं उसमें से ये निकाले गए प्रश्न हैं, उनके फैक्ट हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी को किस आधार पर शिक्षा देता है, तो पाठ्यक्रम के आधार पर देता है। अगला है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। ये किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से होते हैं। तो अरस्तु ने कहा है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अरस्तु ने कहा। किसने? ये अरस्तु ने कहा या अरस्तु का कथन है ये। तो दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि उसके जो एरर्स हैं उनके बारे में बात कीजिए, तो हम ये आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये आपको कैसा लगा तो बताना, तो हमें कमेंट करके। अगर कोई कमी है तब भी आप बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले जो है सेकंड पेपर आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, सेकंड पेपर। तो अगला है पॉइंट कि पाठ्यक्रम शब्द आंग्ल भाषा के क्यूरिकुलम यानी क्यूरिकुलम शब्द से बना है। किस भाषा से? आंग्ल भाषा की क्यूरिकुलम शब्द से बना है। तो आंग्ल भाषा का जो क्यूरिकुलम शब्द है लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है। तो ये कहीं नहीं बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम आंग्ल भाषा का शब्द है क्यूरिकुलम से बना हुआ है, तो ये नहीं बताया गया है। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम शब्द है यानी आंग्ल भाषा के क्यूरिकुलम शब्द से बना है, और जो आंग्ल भाषा का क्यूरिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के क्यूरेरे से शब्द से बना है। तो ये इसका क्यूरेरे शब्द से बना है। तो इसका राइट ये सही हो जाएगा पॉइंट। अगला है कि क्यूरेरे का अर्थ जो होता है वो होता है दौड़ का मैदान। पूछ लिया गया कि क्यूरेरे का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे दौड़ का मैदान होता है। अगला आगे है कि पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। पाठ्यक्रम कौन सा मार्ग है? कि एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। ये पॉइंट है। और शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है। शिक्षा क्या है? एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है। और पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम का एक संगठित ढांचा अथवा प्रारूप है। पाठ्यक्रम जो है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, तो उसमें पाठ्यक्रम क्या है कि एक शैक्षिक कार्यक्रम का एक संगठित ढांचा अथवा प्रारूप है। अगर पूछ लिया गया कि औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या है, तो आप बताएंगे एक संगठित ढांचा यानी शैक्षिक कार्यक्रम का एक संगठित ढांचा अथवा प्रारूप है। ये अब इसको सही कर लेंगे। अगला है कि क्या, कब और कैसे पढ़ाया जाए यह पाठ्यक्रम व्यक्त करता है। कई सारे क्वेश्चन हमने देखा, क्या, कब और कैसे, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि यह पाठ्यक्रम को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? पाठ्यक्रम को व्यक्त करता है कि क्या, कब और कैसे पढ़ाया जाए यह पाठ्यक्रम व्यक्त करता है।
अगला है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा फ्रॉबेल ने कहा है। किसने कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए? तो ऐसा फ्रॉबेल ने कहा है। अगला है कि शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा की संज्ञा पाठ्यक्रम को दी गई है। पूछ लिया गया कि शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा किसे कहा गया है या इसकी संज्ञा किसे दी गई है? तो पाठ्यक्रम को दी गई है। तो शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा की संज्ञा पाठ्यक्रम को दी गई है, तो ये इसका पॉइंट सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान का और अनुभवों का प्रतिमान है। पाठ्यक्रम जो है संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभवों का प्रतिमान है। ये अगर पूछ लिया गया कि पाठ्यक्रम क्या है, तो आप बताएंगे संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभवों का प्रतिमान है। ऑप्शन में दिया होगा, तो ज्ञान और अनुभवों का प्रतिमान पाठ्यक्रम होता है। आगे दिया है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति कौन सी होती है? तो गत्यात्मक, वैज्ञानिक, परिवर्तनशील, लोचक तथा व्यापक होती है। पाठ्यक्रम की बहुत सारी प्रकृतियां दी होंगी, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से ऑप्शन जो ये होंगे जो यहाँ पर बताया गया है कि गत्यात्मक, वैज्ञानिक, परिवर्तनशील, लोचक तथा व्यापक, तो ये पाठ्यक्रम की विभिन्न प्रकृतियां हैं। ये कैसी प्रकृति होती है? और फिक्टे के शब्दों में पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया कि दर्शन जो है ज्ञान का विज्ञान है। फिक्टे ने के शब्दों में कहा गया है कि दर्शन जो है ज्ञान का विज्ञान है। ये इसका पॉइंट सही हो जाएगा। फिक्टे के द्वारा कहा गया कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ऐसा कभी पूछ लिया गया कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, कि ये किसका कथन है या किसने कहा है? तो आप कहेंगे फिक्टे के अनुसार, यानी कि फिक्टे ने कहा है। और अरस्तु के अनुसार क्या है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। तो अरस्तु के अनुसार दर्शन क्या है कि एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आगे देखते हैं कि ओटावे के मतानुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। वो क्वेश्चन दिया गया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहा? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको बताना है कि ओटावे, यानी कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ओटावे ने कहा, या ओटावे के मत के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे कि प्रच्छन्न पाठचर्या को किसी अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। तो प्रच्छन्न पाठचर्या के बारे में पूछा गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। और प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में फिलिप जैक्सन ने, यानी कि किसने दी? तो फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। तो आपको पूछ लिया गया कि जो प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा है, इसको सबसे पहले किसने दिया और कब दिया और कहाँ दिया? तो इसके जो है 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले पूछ लिया गया कि जो प्रच्छन्न पाठचर्या है, इसको सबसे पहले किसने दिया? फिलिप जैक्सन ने दिया। कब दिया? 1968 में दिया। और कैसे, कहाँ पर? तो अपनी पुस्तक में लिखा, यानी कि लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था इस अवधारणा को। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को फिलिप जैक्सन ने 1968 में अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। तो ये आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं आपके कवर हो जाएंगे। अगला है कि पाठ्यवस्तु जो है पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है। जो पाठ्यवस्तु है वो पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है, और पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण तथा अभिन्न अंग है। जो पाठ्यक्रम है शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण तथा अभिन्न अंग है। और अगला है पॉइंट कि पाठ्यवस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं। जो हमारा पाठ्यवस्तु होता है उसका निर्माण शिक्षाविद करते हैं, ना कि समाज करता है, ना मित्र करते हैं। तो कौन करते हैं? तो शिक्षाविद करते हैं पाठ्यवस्तु का निर्माण। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो अध्यापक स्वयं करते हैं। पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम, इनमें आप अंतर समझ लीजिएगा कि पाठ्यवस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण जो है अध्यापक स्वयं करता है। और पाठ्यवस्तु का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र सीमित होता है, और पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाठ्यवस्तु अगर बात की जाएगी तो उसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, और पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है कि कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय या तो अनिवार्य होते हैं तथा कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। तो पूछ लिया गया कोर पाठ्यक्रम क्या है?
तो ऑप्शन दे दिया गया अनिवार्य या ऐच्छिक, तो आपको दोनों में लगाना कि जो कोर पाठ्यक्रम होते हैं वो किसे कहते हैं कि जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला है कि कोर पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। पूछ लिया कोर पाठ्यक्रम किसकी देन है। ऑप्शन दे दिए गए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जो भी दे दिया गया। तो आपको बताना है कि कोर पाठ्यक्रम किसकी देन है, तो अमेरिका की देन है। कोर पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। आगे पॉइंट है कि यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होने के कारण पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। जो कोर पाठ्यक्रम है ये क्या है कि बाल केंद्रित होने के कारण पूर्णतया क्या है, मनोवैज्ञानिक है। ये इसका पॉइंट सही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर फर्स्ट के पॉइंट्स हैं जो हमने इजी नोट्स और एग्जाम प्लानर के करेक्ट करके दिखाए हैं। तो आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, यानी यूनिट 2 है, अध्याय 2। तो इस अध्याय का नाम है कि पाठ्यक्रम के तत्व, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता, अनुभव और मूल्यांकन। ये जो है दूसरा पार्ट है, चैप्टर 2 है, जिसे यूनिट 2 कहते हैं। पाठ्यक्रम के तत्व, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता, अनुभव और मूल्यांकन। तो इसके जो है जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो पॉइंट देखेंगे। और ये वही है करेक्ट करके दिया गया है, एरर्स जो दिए गए थे तो नेक्स्ट चैप्टर से निकाले गए हैं। तो अगला दिया कि करिकुलम प्रोसेस जो है नामक पुस्तक किसमें लिखा। करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक किसने लिखी, डी.के. व्हीलर ने लिखी। किसने, तो करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक डी.के. व्हीलर ने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखना कि जो करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक है वो किसने लिखी, तो आपको बताना है डी.के. व्हीलर ने लिखी या व्हीलर ने लिखी है। अगला दिया है कि व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख 5 सोपान या पद होते हैं। तो पूछ लिया गया व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम के कितने पद होते हैं, तो आप 5 सोपान या पद बताएंगे। और व्हीलर ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को क्या माना है, वृत्ताकार माना है। आकार दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया कैसी होती है, तो वो वृत्ताकार होती है। आपको ये इसका राइट करना है। आगे है जेरेफर महोदय के अनुसार कि शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो या फिर परिभाषा दे दी गई कि शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो किसने कहा है, तो आपको बताना है कि जेरेफर महोदय ने कहा। यानी जेरेफर महोदय के अनुसार शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये इसका पॉइंट सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 5 नंबर है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, शिक्षार्थी है। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, वो शिक्षार्थी होता है, ना कि विद्यालय, ना कि पाठ्यक्रम। तो ये नहीं, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है, यानी शिक्षार्थी छात्र होता है। अगला है कि शिक्षा की समस्त प्रक्रियाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन शिक्षार्थी की दृष्टि में रखकर ही किया जाता है। जो शिक्षा की समस्त क्रियाएं एवं कार्यक्रम होते हैं, जो करिकुलम होता है पाठ्यक्रम, उसका आयोजन जो होता है शिक्षार्थी की दृष्टि में रखकर ही, शिक्षार्थी की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में उन्हीं पक्षों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए जिन पक्षों पर वह पाठ्यक्रम आधारित है। यानी पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में उन्हीं पक्षों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए जिन पक्षों पर वह पाठ्यक्रम आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं कि मूल्यांकन के कार्यक्रम में क्रमिकता या क्रमबद्धता का विशेष महत्व है। कि जो मूल्यांकन है उसमें क्या होनी चाहिए, क्रमिकता होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, और क्रमबद्धता यानी कि सीरियल होना चाहिए। तो क्रमिकता एक के बाद एक जो है होना बहुत महत्व है इसका। तो एक उत्तम परीक्षा का वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक है। तो एक अगर उत्तम परीक्षा की बात की जाए तो वो वस्तुनिष्ठ होना अति आवश्यक, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है वो बहुत ही उत्तम होती है। आगे है अगला पॉइंट है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है, यह कि मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता दोनों ही एक ही सीढ़ी के 2 पद हैं। जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या दोनों एक ही सीढ़ी के 2 पद हैं। आगे है कि पाठ्यक्रम देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप क्या होता है, बदलता रहता है हमेशा। ये स्थिर नहीं रहता। पाठ्यक्रम को नवीन अवधारणाओं, नवीन प्रौद्योगिकियों के अनुसार क्या किया जाता है, समय, देश और काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। और पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं व शिक्षक के मध्य की अंतःक्रिया को स्पष्ट करता है। जो पाठ्यक्रम है शिक्षण क्रियाओं व शिक्षक के मध्य की अंतःक्रिया को स्पष्ट करता है। आगे देखते हैं कि एक सामान्य अनुमान के अनुसार सन 1901 में
जितना ज्ञान था वह सन 1950 तक दोगुना हो गया तथा 1950 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः दोगुना होता जा रहा है। कि एक सामान्य अनुमान लगाया गया कि जो 1901 में था, सन 1901 में जितना ज्ञान था वह 1950 तक क्या हो गया, दोगुना, और 1950 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में वो क्या हो रहा है, दोगुना होता जा रहा है। ये पॉइंट हो गया। आगे है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्रकृति कैसी होती है, तो दार्शनिक होती है। पूछ लिया गया शैक्षिक उद्देश्यों की प्रकृति कैसी होती है, तो दार्शनिक होती है। और वर्तमान समय में विज्ञान की प्रगति शैक्षिक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी पर आधारित हो गई है। वर्तमान में आप देखते होंगे ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, तो ऑनलाइन क्लासेस, तो ये क्या है, वर्तमान समय में क्या हो गया, विज्ञान की प्रगति के द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी, जो विज्ञान शैक्षिक प्रक्रिया है वो क्या प्रौद्योगिकी पर आधारित हो गई हैं, इंटरनेट आधारित। तो अगला पॉइंट है कि शैक्षिक उद्देश्यों के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से, पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। पूछ लिया गया कि शैक्षिक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्यों के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो ये यूनिट 2 से थे। और इसके बाद जो यूनिट 3 है उसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बचे हैं हमने जो करेक्ट किए हैं। नेक्स्ट यूनिट है कि 3 यूनिट है, और प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका, यानी कि प्रभावशाली शिक्षण में क्या होती है, पाठ्यक्रम की भूमिका कौन सी होती है। तो ये देखते हैं कि पहला पॉइंट दिया है कि प्रभावशाली शिक्षण वह होता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया की अधिगम से निकटता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को जब जितनी बार देखेंगे आपको उतना ही फैक्ट जो है क्लियर होगा और आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार जो है रिवाइज करते रहिए आपके एग्जाम से पहले। तो ये सेकंड पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर सेकंड ही होने वाला है, तो पहले सेकंड पेपर होगा, तो इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। तो दिया है जो प्रभावशाली शिक्षण होता है वह क्या होता है कि जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया की अधिगम से निकटता होती है। आगे पॉइंट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बीओ स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। किसने कहा, कि बीओ स्मिथ ने कहा कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण को त्रिपक्षीय प्रक्रिया माना गया है या कहा गया है। पूछ लिया गया ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कितने प्रकार की प्रक्रिया है, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय, तो आप बता दें त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं इजी नोट्स में और एग्जाम प्लानर में पूछा भी गया है, तो आप जो है यहाँ से फैक्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आपका रॉन्ग गलत आंसर ना हो। अगला है कि पाठ्यक्रम प्रभावपूर्ण शिक्षक के लिए अधिगम वातावरण का सृजन करता है। ये भी पॉइंट है कि पाठ्यक्रम जो होता है प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए अधिगम वातावरण सृजन करता है, और पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं के नज़दीकी तकनीकी उपकरण एवं समय के लिए पहुंच प्रदान करता है। जो पाठ्यक्रम है अधिगमकर्ताओं को तकनीकी उपकरण एवं समय के लिए पहुंच प्रदान करता है। कर्ताओं में मात्रा चढ़ जाएगी। अगला है कि पाठ्यक्रम छात्रों को अनुसरण करने के लिए पाठों के अभिकल्प तैयार करता है। जो पाठ्यक्रम होता है छात्रों को अनुसरण करने के लिए पाठों के अभिकल्प तैयार करता है, यानी कि छोटे छोटे भाग तैयार करता है, सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। और संकेत एवं चिन्ह क्या होते हैं, प्रभावशाली शिक्षण संरचना के प्रमुख अवयव होते हैं। जो संकेत एवं चिन्ह होते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावशाली प्रमुख अवयव होते हैं। और भाई कि शिक्षण प्रक्रिया में भाषा के प्रयोग के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, यानी किसके बिना, तो भाषा के बिना। तो पॉइंट है कि शिक्षण प्रक्रिया में भाषा के प्रयोग के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। तो पूछ लिया गया कि शिक्षण प्रक्रिया किसके बिना पूर्ण नहीं हो सकती, तो आप बताएंगे भाषा के प्रयोग के बिना। और शिक्षण जो है, शिक्षण भाषा विज्ञान की है एक क्या है, प्रक्रिया है। भाषा विज्ञान की एक प्रक्रिया जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, तो शिक्षण भाषा विज्ञान की एक प्रक्रिया है। ये इसका पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं कौन कौन से, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं कौन कौन से हैं, तो शिक्षक है, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं प्रमुख, जिनमें से होता है, पहला होता है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक जो होता है अधिगमकर्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है।
शिक्षक जो होता है वो अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर से क्या होता है, सीधे रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। और पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका का प्रथम सोपान नियोजन है। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका का प्रथम सोपान क्या है, नियोजन है। और शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर तार्किक विश्लेषण एवं तार्किक प्रस्तुतिकरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर तार्किक विश्लेषण यानी रीजनल एनालिसिस एवं तार्किक प्रस्तुतिकरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका पॉइंट सही हो जाएगा। 13 नंबर पॉइंट है। इसके बाद 14 नंबर पॉइंट दिया है कि प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक को निदानात्मक, उपचारात्मक एवं मूल्यांकन तीनों स्तरों पर तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय लेना पड़ता है। यानी प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक को क्या करना पड़ता है, निदानात्मक, उपचारात्मक एवं मूल्यांकन तीनों स्तर पर तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय लेना पड़ता है। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, तीनों पॉइंट, निदानात्मक, उपचारात्मक एवं मूल्यांकन। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर होता है और छात्र क्या होता है, आश्रित चर होता है। और पाठ्यवस्तु क्या होती है, हस्तक्षेप चर होता है। बहुत कई सारे प्रश्न हैं इस पॉइंट में कि किस जो शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन होता है, या शिक्षक कैसा चर है, या छात्र कैसा चर है, या आश्रित चर कौन होता है, या हस्तक्षेप चर कौन होते हैं, या पाठ्यवस्तु कैसा चर है। तो इसमें 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे इस पॉइंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है, छात्र आश्रित चर तथा पाठ्यवस्तु हस्तक्षेप चर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। ये उसमें से एरर्स जो हैं उसको हमने करेक्ट किया है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रूप दीजिए। तो आगे पॉइंट है कि शिक्षक जो प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम निदानात्मक कार्य करता है। पूछ लिया गया कि प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम क्या करता है, तो वो निदानात्मक कार्य करता है। कौन सा कार्य, निदानात्मक कार्य करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि मूल्यांकन शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पूछ लिया कि शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग कौन, तो मूल्यांकन माना जाता है। और इसके अभाव में शिक्षण कार्य क्या होता है, अपूर्ण रहता है। अगर मूल्यांकन ना किया जाए, महत्वपूर्ण अंग जो शिक्षण का होता है, तो इसके अभाव में शिक्षण कार्य क्या होगा, वो अपूर्ण हो रहेगा। और अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन कार्य है तो शिक्षक को 2 कार्य करने होते हैं। यानी मूल्यांकन कार्य करने हेतु शिक्षक को 2 कार्य करने होते हैं। कौन से, पहला होता है मानदंड परीक्षा की रचना करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। तो ये 2 कार्य शिक्षक को करने होते हैं कि मानदंड परीक्षा की रचना करना तथा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये इसका राइट हो जाएगा पॉइंट है। अगला है पॉइंट है कि प्रभावशाली शिक्षक के 3 प्रमुख गुण होते हैं। कौन कौन से, तो शिक्षक की योग्यता पहला गुण, दूसरा शिक्षक की कुशलता दूसरा गुण, तीसरा गुण है शिक्षक की उपलब्धियां, ये तीसरा गुण होता है। प्रभावशाली शिक्षक के 3 प्रमुख गुण होते हैं, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की कुशलता और शिक्षक की उपलब्धियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला है कि अच्छा शिक्षण छात्रों को संवेदनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। अच्छा शिक्षण क्या होता है, छात्रों को संवेदनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। ये पॉइंट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है कि ये क्या है। तो गृह कार्य वह साधन है, अगला पॉइंट है कि गृह कार्य वह साधन है जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। पूछ लिया गया कि गृह कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है वो गृह कार्य होता है। अगला पॉइंट है कि गृह कार्य शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित अधिगम परिस्थिति है। तो गृह कार्य कैसी स्थिति है, तो क्या होता है, शिक्षक द्वारा उत्पन्न होती है। ये शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित, पहले से सुनियोजित होती है, जिससे छात्र क्या करें, स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हों। तो ये शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित अधिगम परिस्थिति होती है। और गृह कार्यों के मूल्यांकन से छात्रों को पुनर्बलन मिलता है। गृह कार्य करने के बाद जो उनका मूल्यांकन होता है उससे जो छात्रों को क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है कि मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। जो मूल्यांकन का मानदंड होता है उससे क्या होता है कि हमें उसके उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4 दिया है कि अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका क्या होती है।
ये यूनिट है या चैप्टर कहें या आप इकाई कहें, जो कहें, ये भी आपके टॉपिक है आपके सेकंड पेपर में। तो अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका क्या है, तो आइए इस टॉपिक से जितने भी इजी नोट्स एग्जाम प्लानर के एरर्स हैं वो कम क्लियर करते हैं। तो दिया है पहला पॉइंट, हमने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षार्थियों को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया था। तो किस शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में किसने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, शिक्षार्थियों को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया था। ये इसका पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि नेक्स्ट पॉइंट 2 है कि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या है, विशेष महत्व रखता है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है और शिक्षार्थी को क्या पढ़ना सीखना है, यह पाठ्यक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। किसके द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक का अहम योगदान है। इसलिए क्या होता है कि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक का अहम योगदान होता है। यानी कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है और शिक्षार्थी को क्या पढ़ना या सीखना है, या पाठ्यक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक का अहम योगदान होता है। और पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा होता है, अध्यापक होता है। यानी कि अध्यापक ही जानता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण अध्यापक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने तथा तदनुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से अध्यापक ही कर सकता है। ये क्या कर सकता है कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने तथा तदनुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से अध्यापक ही कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट अध्यापक ही छात्रों से जुड़ा हुआ होता है। अगला पॉइंट है कि अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। अभी हमने बात की, तो कौन सा संबंध होता है, अध्यापक छात्र का, तो वो भावनात्मक संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल रिलेशन, भावनात्मक संबंध होता है। आगे है कि सेलर एवं अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए हैं, नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए हैं, नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम। 2 ये इंपॉर्टेंट हैं कि पूछ लिया गया कौन से, तो 2 बताएंगे, नियोजित पाठ्यक्रम एवं क्रियान्वित पाठ्यक्रम। अगला है कि लीज फ्रेजर एवं जॉनसन जो है, जॉनसन ने अपनी पुस्तक द टीचर इन करिकुलम मेकिंग में लिखते हैं कि छात्रों एवं अध्यापक के कक्षा में प्रविष्ट हो जाने पर जब द्वार बंद हो जाता है तो छात्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि, प्रेरणा आदि सभी के लिए शिक्षक पर ही निर्भर रहते हैं। अतः कहने का मतलब क्या है कि अतः पाठ्यक्रम क्या है, उन्नयन का अर्थ वास्तव में कक्षा कार्य उन्नयन ही है। अतः क्या है, पाठ्यक्रम उन्नयन का अर्थ वास्तव में कक्षा कार्य उन्नयन ही है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट दिया है हेमलेट नामक नाटक जो है डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। हेमलेट नामक नाटक जो है डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है, ऐसा किसने कहा, तो विश्व अध्यापक संघ के पूर्व अध्यक्ष सर रोनाल्ड गोल्ड ने कहा। किसने कहा, विश्व अध्यापक संघ के पूर्व अध्यापक सर रोनाल्ड गोल्ड ने कहा कि हेमलेट नामक नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि शिक्षण मूलतः पाठ्यक्रम को क्रियान्वित एवं संपादित करने की क्रिया है। शिक्षण कैसी क्रिया है, तो मूलतः पाठ्यक्रम को क्रियान्वित एवं संपादित करने की प्रक्रिया है या क्रिया है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अगला देखते हैं, अगला चैप्टर है, अगली इकाई है, नेक्स्ट है 5 है कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है कि सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्दकोश में लिखा है कि सिद्धांत नीतिगत कथन है जिसके द्वारा वैयक्तिक निर्णयों एवं मामलों को अविरोध एवं आलोचनात्मक ढंग से निर्णित किया जाता है।
यानी कि सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्दकोश में लिखा है। किसमें? शिक्षा शब्दकोश में लिखा है। इस सिद्धांत नीतिगत कथन है जिसके द्वारा वैयक्तिक निर्णयों एवं मामलों को अविरोध एवं आलोचनात्मक ढंग से निर्णित किया जाता है। और आगे पॉइंट है कि पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत छात्र केंद्रीय सिद्धांत, विषय केंद्रीय सिद्धांत, क्रिया केंद्रीय सिद्धांत और समुदाय केंद्रीय सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख 4 सिद्धांत होते हैं, जिनमें से छात्र केंद्रीय सिद्धांत, विषय केंद्रीय सिद्धांत, क्रिया केंद्रीय सिद्धांत और समुदाय केंद्रीय सिद्धांत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, आप याद रखना इनको। आगे है कि पाठ्यक्रम विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा होता है। तो छात्र केंद्रीय सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होता है, ये पॉइंट भी सही है। आगे है कि शिक्षण अधिगम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र या बालक केंद्रित बना दिया गया है, जिससे पाठ्यक्रम विकास के लिए छात्र केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। क्या दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र या बालक केंद्रित बना दिया गया, जिससे क्या हुआ कि पाठ्यक्रम विकास के लिए छात्र केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। आगे पॉइंट है कि विषय केंद्रित सिद्धांत के अनुसार दिया है कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को अलग अलग रखकर उसका ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षाओं के लिए उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास अथवा सृजन किया जाता है, जिसके अनुसार विद्यालयों में कक्षा शिक्षण संपादित होता है। ये पॉइंट बहुत है कि इंपॉर्टेंट कि विषय केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को अलग अलग रखकर उसका ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षाओं के लिए उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास अथवा सृजन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिसके अनुसार विद्यालयों में कक्षा शिक्षण संपादित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं कि क्रिया केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम विकास अथवा सृजन, पाठ्यक्रम विकास या सृजन करते समय विषय वस्तु के चयन में उन क्रियाओं को प्रमुखता दी जाती है। क्रिया केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम विकास या सृजन करते समय विषय वस्तु के चयन में उन क्रियाओं को प्रमुखता दी जाती है। अगला पॉइंट है कि समुदाय केंद्रीय सिद्धांत क्या है। उसके अनुसार दिया है कि समुदाय केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम विकास या सृजन के समय विषय वस्तु के चयन में समुदाय के जीवन, संस्कृति, संसाधनों, आवश्यकताओं एवं रुचियों आदि पर आधारित उन्हीं तथ्यों को प्रमुखता देनी चाहिए जो छात्रों अधिगमकर्ताओं को समुदाय के भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो और जिनसे उन्हें यथार्थ अनुभव प्राप्त हो, ताकि वे समुदाय में अपना उचित स्थान बना सके। ये समुदाय केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, आप अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि एक भी आपका कॉन्सेप्ट गलत ना हो। आगे है कि जीवन से संबंधित होने वाले सिद्धांत कौन से हैं। तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिनका वास्तविक जीवन से संबंध हो। यानी जीवन से संबंधित होने वाले सिद्धांत का है, होने का सिद्धांत क्या है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिनका वास्तविक जीवन से सीधा संबंध हो। आगे लचीलेपन का सिद्धांत, यानी कि लचीलेपन का सिद्धांत क्या होना चाहिए इसमें कि पाठ्यक्रम को बालकों की रुचियों, विभिन्नताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यह लचीला तथा विविधता से पूर्ण पाठ्यक्रम हो। यानी लचीलेपन का सिद्धांत भी होना चाहिए पाठ्यक्रम। आगे उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार विषयों एवं क्रियाओं का क्रम उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। विषयों एवं क्रियाओं का क्रम जो है उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। तत्परता का सिद्धांत इसके अनुसार कि वही ज्ञान प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण होता है, वही ज्ञान प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण होता है जिसके सीखने के लिए छात्र प्रेरित होता है या उसमें सीखने के प्रति तत्परता होती है, यानी कि जिज्ञासा होती है, ये प्रभावशाली होता है। आगे है सह संबंध या समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत होगा, सह संबंध या समन्वय होगा यहाँ पे, तो आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। समन्वय का सिद्धांत के अनुसार कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का आयोजित किया जाता है, पाठ्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि इससे विभिन्न विषयों के समवायत या सहसंबंध ज्ञान की प्राप्ति हो, समवायत या सहसंबंध ज्ञान की प्राप्ति हो। अगला पॉइंट देखते हैं कि सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। तो सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत के अनुसार, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कैसा होना चाहिए कि पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से सजीव की ओर, पाठ्यक्रम
सामुदायिक जीवन से सजीव की ओर आंगिक रूप से संबंधित होना चाहिए। किसके अनुसार? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। यानी कि कौन सा सिद्धांत की बात हो रही है? तो सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत के अनुसार बात हो रही है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम जो है वो सामुदायिक जीवन से सजीव की ओर आंगिक रूप से संबंधित होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। तो अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत ये भी दिया है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों को न केवल कार्य के लिए वरन अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करे। यानी अवकाश के लिए सिद्धांत में बात की गई है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है इसके लिए कि पाठ्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए जिससे कि वह छात्रों को न केवल कार्य के लिए वरन अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित करे। ये किसने कहा? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा। किसमें? अवकाश के लिए प्रशिक्षण के सिद्धांत में कहा है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत इसमें दिया है कि क्रो का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रो का कथन है वैज्ञानिक प्रगति, नवीन व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर्संबंध, प्रगतिशील आदर्श तथा आकांक्षाएं यह मांग प्रस्तुत करती हैं कि शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार को ज्ञान, कुशलता और दृष्टिकोण पर दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूल बनाया जाए। ये किसने कहा? कि क्रो का ये कथन है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत दी गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये परिभाषा दी गई है, कथन क्रो ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझिए इसको। और आगे दिया है कि रायबर्न ने लिखा है कि बालक जो कुछ विद्यालय में सीखता है उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता विकसित होनी चाहिए ताकि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में बदलाव ला सके। ये रायबर्न ने लिखा है। क्या लिखा है? कि बालक को कुछ विद्यालय में ये सीखना चाहिए, या विद्यालय में ये सीखता है बालक कि उसके द्वारा उसमें ऐसी योग्यता विकसित होनी चाहिए ताकि वह जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में बदलाव ला सके। ये रायबर्न ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। आगे है पॉइंट है कि पाठ्यक्रम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो 4 प्रकार होते हैं, हमने बात की है। पहला होता है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम और समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम। तो ये 4 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। यानी छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। और शिक्षा शब्दकोश में लिखा है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षण का एक प्रारूप है जिसमें सहयोगी समूह क्रियाओं के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। क्या किया जाता है? शिक्षा शब्दकोश में लिखा है कि जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है कि इसमें शिक्षण का एक प्रारूप है जिससे सहयोगी समूह क्रियाओं के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। और जेम्स एम ली के अनुसार क्या कहा है कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्ण रूपेण एवं समग्र रूप में अधिगमकर्ताओं में सुदृढ़ रूप से स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको अच्छे से आप समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि क्या है कि तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में कहा गया शिक्षा शब्दकोश के अनुसार कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें विषय वस्तु और सीखने की क्रियाएं ज्ञान अथवा विषयों के व्यवस्थित क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित की जाती हैं। ये इसका पॉइंट हो जाए कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें विषय वस्तु और सीखने की क्रियाएं ज्ञान अथवा विषयों के व्यवस्थित क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित की जाती हैं। जॉन डीवी का मत क्या है कि बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिनसे आगे चलकर बालक समाजोपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सकें। जॉन डीवी का मत है कि बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे आगे चलकर बालक समाजोपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सकें। ये जॉन डीवी का मत है। आगे दिया है कि एकीकृत पाठ्यक्रम एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एकीकृत पाठ्यक्रम जो है एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी एकीकृत पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य क्या है? उस पाठ्यक्रम से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता बल्कि उनमें एकता होती है। तो एकीकृत का मतलब क्या होगा कि जिसमें बहुत सारे विभिन्न विषय क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं, उनके बीच में कोई अवरोध नहीं होता है बल्कि उनमें क्या होती है? यूनिटी होती है, एकता होती है।
आगे दिया है कि हेंडरसन के अनुसार, हेंडरसन क्या कह रहे हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, कथन हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कि हेंडरसन ने क्या कहा या अन्य लेखकों ने, विद्वानों ने क्या कहा है, तो आप अच्छे से समझिए इनको कि हेंडरसन ने कहा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। अगला है कि पाठ्यचर्या के विकास हेतु 3 तथ्य हैं: उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति को महत्व दिया जाता है। तो पाठ्यचर्या के विकास हेतु 3 तथ्यों, उद्देश्य, प्रक्रिया व परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है। इन्हीं के आधार पर पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है। आगे कुछ उपागम है कि इस मानववादी उपागम दिया है कि इस उपागम को मानववादी कहते हैं क्योंकि यह अधिगम के मानवीय पक्षों पर बल देता है। जो मानववादी उपागम होता है वो क्या करता है कि मानवीय पक्षों पर, अधिगम के मानवीय पक्षों पर बल देता है। अब ब्रूनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ब्रूनर ने अपने प्रसिद्ध कथन में कहा कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में कहा है कि इस उपागम की जोरदार वकालत की है। ब्रूनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में इस उपागम की जोरदार वकालत की है। कौन से? मानववादी उपागम की। अगला है कि अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी इस पाठ्यक्रम की अवधारणा को भ्रांतिवश प्राचीन विषय केंद्रित अवधारणा का ही नवीन संस्करण समझा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगला पॉइंट है कि परिभाषा दी है कि अनुशासन व्यवस्थित ज्ञान के अंगों का वह पुंज है जिसे अधिगम, मानसिक प्रशिक्षण तथा उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु उपयुक्त ढंग से नियमित कर लिया गया हो। ये परिभाषा दी है अनुशासन की। आगे है कि किसको शिक्षा का चेतनशील एवं क्रियाशील बिंदु कहा गया है। किसको कहा गया है शिक्षा का चेतनशील एवं क्रियाशील बिंदु? तो शिक्षक को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसको शिक्षा का चेतनशील एवं क्रियाशील बिंदु, तो आप शिक्षक पॉइंट को टिक कर देंगे, शिक्षक राइट आंसर हो जाएगा। और शिक्षा का विशिष्ट भाग क्या है? तो शिक्षा का विशिष्ट भाग क्या है? पॉइंट दिया है कि किसको शिक्षा का चेतनशील एवं क्रियाशील बिंदु कहा गया है, तो शिक्षक को कहा गया है। अगला है कि पॉइंट है कि शिक्षा का विशिष्ट भाग क्या है। तो शिक्षा का जो विशिष्ट भाग वो होता है उसकी पाठ्यचर्या, यानी करिकुलम जो है शिक्षा का विशिष्ट भाग होता है। ये करिकुलम सही हो जाएगा। अगला आगे दिया है कि शिक्षाविद नेल्सन एवं बासिंग के अनुसार, शिक्षाविद नेल्सन एवं बासिंग के अनुसार क्या है? शिक्षा की किसी भी योजना में अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता है। यानी इनके अनुसार है कि शिक्षा की किसी भी योजना में अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता है। ये नेल्सन एवं बासिंग के अनुसार है। आगे पॉइंट दिया है कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को या संसार को प्रकाशित करता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि आगे कुछ देखते हैं, पाठ्यक्रम विकास के कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, इसलिए आप जो है अच्छे से अभी समझते रहिए। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अंत तक देखना और इसे बार बार रिवाइज करना, तो आपको बहुत सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे इजी नोट्स और एग्जाम प्लानर के। तो दिया है कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट दिया है कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र पाठ्यक्रम ही होता है। विद्यालय के सभी शिक्षण कार्य एवं शैक्षणिक आयोजन पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच समझकर, विचार कर अनुभवी विद्वानों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये इसका कुछ परिचय था। आइए पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। कौन से होते हैं? तो हमने भी बात की, तो पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत 4 होते हैं, जिनमें होता है पहला होता है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम या छात्र केंद्रित सिद्धांत, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल। विषय केंद्रित सिद्धांत, सब्जेक्ट सेंटर्ड प्रिंसिपल। क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एक्टिविटी सेंटर्ड प्रिंसिपल। समुदाय केंद्रित, कम्युनिटी सेंटर्ड प्रिंसिपल। तो ये 4 जो हैं पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत होते हैं: छात्र केंद्रित, विषय केंद्रित, क्रिया केंद्रित एवं समुदाय केंद्रित। तो ये चारों जो हैं के सिद्धांत जो हैं 4, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला दिया है छात्र केंद्रित सिद्धांत, आइए इसके बारे में देखते हैं।
स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल। ये होता क्या है इसके बारे में पता करते हैं कि पाठ्यक्रम जो है, देखते हैं कि पाठ्यक्रम का विकास का प्रमुख सिद्धांत छात्र केंद्रित सिद्धांत है। पाठ्यक्रम विकास का प्रमुख सिद्धांत छात्र केंद्रित सिद्धांत है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययनों से यह सिद्ध किया था कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी रुचियां एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र को प्रमुखता दी जाने लगी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बना दिया गया, जिससे पाठ्यक्रम विकास के लिए छात्र केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ये छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम की बात थी। और इसके बाद जो है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम दिया है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड प्रिंसिपल। इसके दिया है कि इसके अनुसार है कि पाठ्यक्रम विकास का अन्य सिद्धांत विषय केंद्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार विषयों की विषय वस्तु को अलग अलग रखकर उनका ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षाओं के लिए उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास तथा सृजन किया जाता है। ये विषय केंद्रित सिद्धांत है। यानी विषय केंद्रित सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कि विषयों की विषय वस्तु को अलग अलग रखकर उनका ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षाओं के उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास तथा सृजन किया जाता है। ये विषय केंद्रित सिद्धांत के अंतर्गत होता है। आइए इसके बाद देखते हैं क्रिया केंद्रित सिद्धांत क्या है। जो क्रिया केंद्रित सिद्धांत यानी एक्टिविटी सेंटर्ड प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम विकास करते समय विषय वस्तु के चयन में उन क्रियाओं को प्रमुखता दी जाती है जो छात्रों अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है तथा भावी जीवन के लिए लाभप्रद होती है। उन क्रियाओं को प्रमुखता दी जाती है इसमें कि जो छात्रों या अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है तथा भावी जीवन के लिए लाभप्रद होती है। ये इसका हो जाएगा। अगला है समुदाय केंद्रित सिद्धांत। समुदाय केंद्रित सिद्धांत क्या होता है? कम्युनिटी सेंटर्ड प्रिंसिपल। यानी पाठ्यक्रम विकास या सृजन का अन्य प्रमुख सिद्धांत समुदाय केंद्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के समय विषय वस्तु के चयन में समुदाय के जीवन, संस्कृति, संसाधनों, आवश्यकताओं एवं रुचियों आदि पर आधारित उन्हीं तथ्यों को ही प्रमुखता दी जाती है या दी जानी चाहिए जो अधिगमकर्ताओं को समुदाय के भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो, जिनसे उन्हें अनुभव प्राप्त हो ताकि वे समुदाय में अपना उचित स्थान बना सके। ये समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम की बात थी। तो अब ये हमने तीनों जो 4 पाठ्यक्रम थे, कौन कौन से 4 पाठ्यक्रम सिद्धांत? समुदाय केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, विषय केंद्रित सिद्धांत और छात्र केंद्रित सिद्धांत। तो चारों सिद्धांतों को हमने अच्छे से डिस्कस किया कि इनका मतलब क्या होता है। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में निहित मूल्य। भारतीय संविधान में निहित मूल्य इनकी बात करेंगे तो भारतीय संविधान में निहित मूल्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो है मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए कौन कौन से अनुच्छेद दिया है। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 दिया हुआ। ये हमारे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। समता या समानता का अधिकार क्या है? तो यानी कि विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ये समता का या समानता का अधिकार है। अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए कुछ देख लेते हैं 19 से 22 तक क्या क्या दिया गया है। पहला है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का ए। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का बी में दिया है। और संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का सी में दिया है। और देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का डी दिया है।
और उन देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के सी में ये दिया है, ई में दिया है कि देश के किसी भी कोने में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देश के नागरिक की है, भारत देश के नागरिक की है ये। और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के जी में दी है, 19 जी में दिया है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आगे दिया है कि शोषण के अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 में बात की गई है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मानिए कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध इसमें किया गया है कि आप मानव व्यवहार नहीं कर सकते हैं और बलात्श्रम का यानी उनसे श्रम नहीं करवा सकते हैं जो नाबालिग होते हैं। यानी इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये तीसरा शोषण है। और 24 के अंतर्गत दिया है कि किसी भी अनुच्छेद 24 में दिया है कि किसी भी बच्चे को जो कि 14 वर्ष की आयु से कम का है किसी भी कारखाने, खान या दूसरे किसी खतरनाक काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी भी प्रकार का काम या कार्य नहीं किया जा सकता या नहीं कराया जा सकता है, न उसे कारखाने में, न खान में या किसी दूसरे खतरनाक काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 में स्पष्ट लिखा है। अगला 19 अनुच्छेद जो है अगला अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो 25 से 28 के बीच में वर्णित है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय नागरिकों को विभिन्न निम्न स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट मिली है तो आर्टिकल 27 में दिया गया है। और शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में दिया गया है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के इम्पोर्टेंट अधिकार हैं। अगला है संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिया कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन दिया है। अगला है कि संपत्ति का अधिकार। ये अगला अधिकार है, 6ठा नंबर अधिकार है। इसमें दिया है अनुच्छेद 31 या 31A तथा 31B में संपत्ति के अधिकारों का वर्णन किया गया था। पहले ये क्या था, अधिकार अनुच्छेद में यानी संविधान में इसे वर्णित किया गया था, लेकिन 44वें संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इन्हें संविधान के अनुच्छेद 300 ख के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। पहले क्या था कि अनुच्छेद 31A के तथा 31B में इसे क्या किया, संपत्ति का अधिकार को क्या दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार बन गया था। लेकिन इसके बाद क्या किया गया कि जो संविधान का अनुच्छेद 44 था उसमें संशोधन करके यानी 1979 ईस्वी में तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके यानी मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे क्या किया गया, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 300 ख के अंतर्गत कानूनी अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार से हटा करके। किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा 1979 के द्वारा। आप इसको याद रखेंगे कहाँ रखा गया, संविधान के अनुच्छेद 300 ख के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसे रख दिया गया। तो आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमने कई बार डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। अगला है कि संवैधानिक उपायों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपायों की व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की गई है। आगे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जो राज्य की जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा देते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, वेंकट रमन के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है न तो धर्म विरोधी, अपितु वह कट्टर धार्मिक सिद्धांतों तथा गतिविधियों से पूर्णतः पृथक रहता है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में उदासीन रहता है। धर्म क्या है, किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ना तो वो धर्म विरोधी होता है ना ही धार्मिक समर्थक होता है।
ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में वेंकटरमन ने कही है। आगे इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं धर्मनिरपेक्षता की। डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म, आगे कुछ डिफिनीशंस दी हैं जो सेकुलरिज्म के ऊपर दी हुई हैं धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं व्यक्ति हैं उनके द्वारा दी गई हैं। पहला दिया है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम संविधान सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। ये महात्मा गांधी ने कहा है। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है कि उनके अनुसार कि मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें। हमारा राज्य किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आगे है कि चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य, नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य, नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। ये चैम्बर्स शब्दकोश के अर्थात धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य पहला है कि धर्म का अनावश्यक प्रवेश व दबाव नहीं, यानी धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य की नैतिकता तथा शिक्षा आदि पर किसी भी प्रकार के धर्म का अनावश्यक प्रवेश व दबाव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व को बिना प्रभावित किए अपने कार्य एवं व्यवहार में निरंतर लगा रहेगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय न दिया जाना। भारत में क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय न दिया जाना। अगला पॉइंट है इसकी विशेषता की धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य। दूसरा है कि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को जहाँ समान अवसर प्राप्त हों और जहां धर्म के आधार पर नागरिकों के क्रियाकलापों में व्यवधान नहीं डाला जाए, यही उसकी विशेषता है। ऐसा भी कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म से अलग हो और किसी भी प्रकार के धर्म में या किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता हो। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं कि मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलर सोसाइटी इन कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी विशेषताएं कौन सी हैं? तो विशेषता पहली दी है कि सभी धर्मों के लोगों को एक समान व्यवहार करना, सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक हस्तक्षेप का न होना, किसी भी धर्म विशेष से संबंधित न होना, जन कल्याण पर विशेष जोर देना, धार्मिक शिक्षा के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष प्रकार की शिक्षा पर बल देना, विवेक तथा तर्क पर आधारित शिक्षा होना, प्रजातंत्र तथा लोकतंत्र में विश्वास। ये क्या है? हमारे समाज की क्या है? संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषताएं हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमने संविधान के जो अनुच्छेद हैं, धर्मनिरपेक्षता है, अधिकार हैं, उनके बारे में बात की। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप जो है अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि हमने जो एरर्स थे, जो सब लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम प्लानर और इजी नोट्स में बहुत सारी गलतियां हैं, तो उनको हमने यहाँ पर क्लियर किया है, करेक्ट किया है। तो आपके लिए हमने बहुत मेहनत से ये पॉइंट इकट्ठे किए हैं। तो आप जो है अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है कि पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान, 8 नंबर पॉइंट है पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। यानी प्रतिमान जो है अंग्रेजी के मॉडल शब्द का पर्यायवाची है। किस शब्द का? अंग्रेजी के मॉडल शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। अगला है हेनरी सिसिल विल्ड ने मॉडल के विषय में कहा है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया को
ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की क्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। यानी हेनरी सिसिल वील्ड के अनुसार मॉडल की क्या होती है, तो ये बताया गया है। अगला एक प्रतिमान को प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। पॉइंट अगला है कि प्रतिमान को क्या कहा जाता है, प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। और प्रतिमान शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, भवन, सिद्धांत, विचार आदि के लघु रूप प्रतिमूर्ति के प्रयुक्त होते हैं। और शिक्षा शब्द कोश के अनुसार कि प्रतिमान एक वस्तु, सिद्धांत अथवा विचार का आलेखीय क्या है अथवा त्रिविमीय पैमाने पर प्रदर्शन है। किस पर, आलेखीय अथवा त्रिविमीय पैमाने पर क्या है, प्रदर्शन है। और पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला उत्पाद प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान, यानी प्रोडक्ट मॉडल, प्रोसेस मॉडल और सब्स्टिट्यूशनल मॉडल। ये पाठ्यक्रम के 3 प्रतिमान होते हैं। यानी उत्पाद प्रतिमान को लक्ष्य प्रतिमान भी कहा जाता है। कौन से, लक्ष्य प्रतिमान कहा जाता है, यानी कि उत्पाद प्रतिमान लक्ष्य प्रतिमान कहा जाता है। और दूसरा है पॉइंट की प्रक्रिया प्रतिमान, यह स्वीकार करता है कि विषय वस्तु और अधिगम क्रियाएं आंतरिक मूल्य रखती हैं, परंतु वे अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति के उचित साधन नहीं हैं और वे व्यवहार परक लक्ष्यों को रूपांतरित करने में महत्वहीन है। ये प्रक्रिया प्रतिमान के बारे में बताया गया है। अगला दिया है कि परिस्थिति प्रतिमान। परिस्थिति प्रतिमान में पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को प्रमुखता दी जाती है। ये परिस्थिति प्रतिमान की बात की गई है। अगला पॉइंट है कि सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान का विकास, जो सरण पाठ्यक्रम है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। तो सरण प्रतिमान क्या है, इस पाठ्यक्रम का इस प्रतिमान का विकास जो वाई सरण द्वारा 1976 में किया गया। कब किया गया, तो 1976 में किया गया है। अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों में हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम विकास का प्रतिमान प्रमुख स्थान रखता है। इसे जमीनी प्रतिमान यानी जमीनी प्रतिमान या उपागम यानी कि रूट मॉडल या अप्रोचेस भी कहा जाता है। ग्रास रूट मॉडल या अप्रोचेस भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखना कि पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों में हिल्डा टाबा का जो पाठ्यक्रम विकास प्रतिमान है वो प्रमुख स्थान रखता है। इसे जमीनी प्रतिमान या उपागम कहते हैं, इसे उपागम भी कहा जाता है। और सन 1962 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस में हिल्डा टाबा ने अपने पाठ्यक्रम विकास प्रतिमान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। कब, 1962 में। किसमें, करिकुलम डेवलपमेंट एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस पुस्तक में इसने हिल्डा टाबा ने क्या किया था, विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। जमीनी प्रतिमान क्या है, जमीनी प्रतिमान का अर्थ यह है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। जमीनी प्रतिमान में क्या किया जाता है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। और प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान कौन से हैं, तो 5 प्रतिमान होते हैं। प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान कितने, 5 सोपान होते हैं। कौन से, योजना बनाना, संगठन करना, प्रशासन करना, निर्देश देना, प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना। तो ये 5 सोपान होते हैं। आगे देखते हैं, सर अलेक्जेंडर एवं लेविस ने सन 1974 में पाठ्यक्रम विकास के लिए एक प्रतिमान का प्रतिपादन किया था जिसे प्रशासनिक प्रतिमान कहा गया। किसने किया था, अलेक्जेंडर एवं लेविस ने। कब किया था, 1974 में। यानी किसके लिए, पाठ्यक्रम विकास के लिए प्रतिमान का प्रतिपादन किया था जिसे प्रशासनिक प्रतिमान कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से जो है रिवाइज करते रहिए इस वीडियो को। तो आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हैं। इसमें हम बात करेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट यूनिट है कि सूचना एवं संचार तकनीकी शब्द 3 शब्दों के योग से बना है। कौन सा, यानी सूचना इंफॉर्मेशन प्लस संचार यानी कम्युनिकेशन प्लस तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सूचना एवं संचार तकनीकी शब्द 3 अक्षरों से बना है। 3 शब्दों से, सूचना, संचार और तकनीकी, यानी 3 शब्दों से बना है। और सूचना शब्द अंग्रेजी भाषा के इंफॉर्मेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संदेश, समाचार या जानकारी, इसका अर्थ होता है। आगे है कि इस प्रकार सूचना एक सूचित करने अथवा सूचना प्राप्त होने का कार्य है, इसके द्वारा सूचना प्राप्त होती है। संचार का अर्थ क्या है कि संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ है विचारों एवं अभिव्यक्तियों का
आदान प्रदान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप अच्छे से समझ लीजिए कि संचार का अर्थ क्या है, सूचना का अर्थ क्या है और कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है। तो आगे है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई मानी जाती है। किससे? कम्युनिस से मानी जाती है। और कम्युनिस्ट शब्द का अभिप्राय क्या है? कॉमन या सामान्य, कॉमन या सामान्य इसका मतलब है। और कीथ डेविस के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। कीथ और डेविस के अनुसार क्या है कि संचार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। यानी तकनीकी शब्द अंग्रेजी के, यानी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, अंग्रेजी के शब्द क्या है? टेक्नोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा टेक्निकोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शिल्प अथवा कला। यानी कि जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो हिंदी में उसे तकनीकी कहते हैं, और इसे ग्रीक भाषा का जो टेक्निकोस है उससे बना है, जिसका अर्थ होता है शिल्प अथवा कला। यानी फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन के द्वारा सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? तो फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन के द्वारा सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार किया गया। 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार, जिसके द्वारा रिकॉर्ड की गई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता था। 1904 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा रिकॉर्ड की गई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता था। और 1960 में प्रिंट के लिए लेजर तकनीकी का आविष्कार हुआ। कब? 1960 में। 1950 में यूएसए में सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन साइंस का यानी शब्द का प्रतिपादन हुआ। सूचना विज्ञान शब्द यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रतिपादन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1950 में। कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अमेरिकी रक्षा विभाग ने सन 1969 में सेना के प्रयोग के लिए इंटरनेट का विकास किया था। किसने किया था? तो अमेरिकी रक्षा विभाग ने। कब? 1969 में। किस लिए? सेना के प्रयोग के लिए। किसका विकास किया था? इंटरनेट का विकास किया था। अगला है कि उस समय इसे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि अर्पनेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था। यह विकसित होकर विश्वव्यापी हो गया और इसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसका संक्षिप्त नाम इंटरनेट अधिक प्रचलित हो गया। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नेटवर्क। इसे पहले क्या कहते थे? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, अर्पा नेट कहा जाता था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान का जो इंटरनेट है उसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। अगला है कि शेरान क्रॉफोर्ड के अनुसार इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक मुक्त संयोजन है। इंटरनेट का एक अन्य नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे संक्षेप में वर्ल्ड वाइड वेब WWW कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वेब भी कहा जाता है। गूगल एक सर्च इंजन है, जिसे 1997 में पंजीकृत किया गया था। कब पंजीकृत किया गया था गूगल का, जो आप आजकल बहुत यूज करते हैं, उसे 1997 में पंजीकृत किया गया था। याहू को इसे सन 1994 में तैयार किया गया था। याहू को कब तैयार किया गया था? तो 1994 में। लाइकोस इसे सन 1994 में क्रियान्वित किया गया था। बिंग सन 2013 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसे उपयोग के लिए प्रस्तुत किया गया था, बिंग को। अगला है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL आप जानते होंगे, URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल सन 1960 में ईमेल सेवा कंप्यूटर आधारित संदेश प्रेषक प्रणाली, कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम BMS में आरंभ हुई थी। कब? 1960 में आरंभ हुई थी संदेश प्रणाली ईमेल। अगला है कि उदार शिक्षा प्रायः सामान्य शिक्षा होती है। इसमें साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, नीति शास्त्र, राजनीति आदि की शिक्षा की प्रधानता होती है। अब उदार शिक्षा का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ लिबरल एजुकेशन। इसको देखते हैं, मीनिंग ऑफ लिबरल एजुकेशन। तो लिबरल एजुकेशन का अर्थ है नॉन वोकेशनल एजुकेशन, नॉन वोकेशनल एजुकेशन, अर्थात उदार शिक्षा, अव्यावसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा। उदार शिक्षा का स्वरूप बहुत प्राचीन है। आगे देखते हैं कि ग्रीस में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था। ग्रीक समाज में गुलाम व्यवस्था थी। क्या थी? गुलाम व्यवस्था थी और शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था। गुलामों के विपरीत स्वतंत्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से पुकारी जाती थी।
इसमें तर्क, व्याकरण, गणित, संगीत और खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी। उस काल में यह सामान्य शिक्षा कहलाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, जो आपके सेकंड पेपर बीएड सेकंड पेपर के फैक्ट हैं, जो इजी नोट्स और एग्ज़ाम प्लानर के हैं। तो आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम विकास है तो शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम। ये नेक्स्ट इकाई है, नेक्स्ट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स दी हैं। तो इसमें दिया पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करने से है। क्या है कि पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करने से है। यानी शैक्षिक क्षेत्र में नए आयाम कौन से हैं? तो शैक्षिक क्षेत्र में नए आयाम कौन से हैं? तो 8 प्रकार के आयाम है। पहला है समेकित बाल विकास, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, जीवन कौशल शिक्षा, मूल्य शिक्षा, शांति शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा और समावेशी शिक्षा। ये शैक्षिक क्षेत्र में नए आयाम हैं। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है कि पर्यावरण शिक्षा से आशय उस ज्ञान से है जो हमें हमारे वातावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। यूनेस्को ने पर्यावरण शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना है। यूनेस्को के अनुसार कि पर्यावरण शिक्षा यानी कि पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति प्रकृति एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। और सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार ने नवंबर 2000 में क्रियान्वित किया था और इसका क्रियान्वयन सन 2001 से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1987-88 से संचालित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को भी वर्ष 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान का घटक बनाकर संचालित किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना को सन 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने आरंभ की थी। क्या मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की थी? तो 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने आरंभ की थी, जिसे सन 2009 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं हमने टॉपिक्स जो थे आपके लिए लाए हैं। तो ये इजी नोट्स और एग्ज़ाम प्लानर दोनों का जो है सेकंड पेपर का जो है करेक्शन है। जितने भी उसमें गलत क्वेश्चन थे उसके जितने भी फैक्ट हमने निकाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए और लाएँगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।